अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल ज़लाउट पर रिफ़त सिराज के नावल दिल दिया दहलीज़ के साथ, और ये इसकी 42वीं एपिसोड है। आओ माहिन, रोशन आरा ने गुमसुम सी कैफियत में माहिन को मुखातिब किया और उसे शानों से थाम कर अंदर बढ़ गई। अंदर का तो रंग ही और था। रोशी के अपने चेहरे पर इतने रंग थे कि वो पहचान ही नहीं जा रही थी। बिया का बस नहीं चल रहा था कि वो उसे घोल कर पी जाए। उसके गले में बाहें डाले बैठी थी। देख लीजिए ममानी जान, क्या हाल हो गया बेचारी का, कितनी दुबली हो रही है। यहाँ पर मामू को ज़रा ख्याल नहीं है। रूबी ने सलाम के फ़ौरन बाद दिलदोज़ दुहाई दी। भाई लड़कियाँ दुबली ही अच्छी लगती है। अब वो ज़माना नहीं है जब मोटापा खुशहाली की अलामत समझा जाता था। माहिन ने रोशन आरा की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा, जो हनूज़ मुतफक्किर सी नज़र आ रही थी। बज़ाहिर अपनी हाजिर दिमागी ज़ाहिर करने को मुस्कुराई थी। गोलो आपा नज़र नहीं आ रही, खैरियत? रोशी को बेचैनी हुई। अभी और भी बहुत से लोग नज़र नहीं आए हैं। शीना अपनी चोटी में बल डालती हुई अंदर दाखिल हुई, बाकायदा कलाम करती हुई। फिर बाकायदा रुख मोड़कर माहिन को सलाम किया और अपनी मायनी खेज़ मुस्कुराहट के साथ सोफ़े पर बैठ गई। चंद सानिये के लिए खामोशी छाई थी। हाय अल्लाह, ढोलकी! माँ रोशी की निगाह कोने में पड़ी ढोलकी पर पड़ी। कितने दिन से गाने गा रही हो तुम लोग? रोशी के चेहरे पर दिली मुसर्रत का वाज़ेह अक्स था। जब से ऐलान हुआ है, तानिया ने बर्जिस्ता कहा। वाह, कितने मज़े हैं तुम लोगों के। एक तो फट भी चुकी है, हिना ने इतला दी। माय गॉड, इतने जोशो खरोश से बजाई थी। माहिन हंस पड़ी। इतना तरस तरस कर खुशखबरियाँ मिले तो यही हाल होता है। सोना ने भी हिस्सा लिया। अजीब सी यासियत थी उसके लहजे में। माहिन की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई, जाने उसे क्या याद आ गया था। रखो, नाइन की ढोलकी थी, उसे ढोलकी के पैसे दिए और घर के लिए अलग से मंगवा ली। जरी ने किस्सा कोताह किया कि सोच में गुम हो गई। बिया ने रोशी को टहोका दिया। कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ एक शादी पर अगर 2 ढोलकियाँ खर्च हो गई तो टोटल हमारे घर में कितनी ढोलकियों का खर्चा होगा। वो संजीदगी से गोया हुई। कहकहों में बड़ी बेसाख्तगी थी। रोशी एकदम तेज़ी से ढोलकी की तरफ बढ़ी थी और वहीं बैठकर उसे टाइट करने लगी थी। छल्लों में दुपट्टा फंसाकर खींच रही थी, साथ ही थपथपाकर ताल भी चेक कर रही थी। स्टाइल से तो लगता है बड़ी एक्सपर्ट हो। माहिन बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। बड़ी अच्छी ढोलकी बजाना आती है इसे ममानी, अभी बजाएगी तो देखिएगा। इसे तो रक्स भी बहुत अच्छा आता है। इक्का की शादी पर इसने डांस किया था। कौन सा गाना था वो? जरी ने मोना की तरफ देखा। ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। मोना को अच्छी तरह याद था। अरे वाह, बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। माही ने बड़ी हैरत से उसकी सिम देखा। अच्छा, ज़रा बजा कर दिखाओ। पहले गुल्लो आपा को बुलाएं। एक गाने ने मेरे अंदर आफत मचाई हुई है, वो बड़ी संजीदगी से कह रही थी। क्या गाना है भाई? सभी अजहद मुश्ताक नज़र आने लगे। ए मुसव्विर, तस्वीर अधूरी है अभी। उसने बाकायदा गाना गा कर सुनाया। फिर माहिन के पहलू में बैठी रोशन आरा को देखकर एकदम छिप गई। सॉरी बीबी जान, उसने खफीफ से अंदाज में नज़रें झुकाकर कहा। ऐसी क्या बात है इसमें, सिवाय इसके कि मुसव्विर भाई का जिक्र है? तानिया ने हैरत से कहा। बहुत ख़ास बात है इसमें। हमारे मुसव्विर भाई भी अधूरा काम कर रहे हैं, यानी सिर्फ निकाह। बताइए, सीनियर्स का ये हाल है? रोशी ने बड़े तासिफ से कहा। यानी मतलब यह है कि तुम्हें सिर्फ निकाह पसंद नहीं है? हाज़रीन गौर से सुन लें, बल्कि फरमाइश नोट कर लें। रूबी ने चारों तरफ सर घुमाकर गोया ऐलान किया। चलो ठीक है, कितना ही शॉर्ट नोटिस क्यों ना हो, रोशी का सिर्फ निकाह नहीं करेंगे बल्कि रुखसती भी साथ ही करेंगे, रोशन आरा ने मुस्कुराते हुए कहा और गोया अपनी कैफियत में तब्दीली पैदा करने की शऊरी कोशिश की। उम्मीद है चैन आ गया होगा। आखिर बीबी जान ने कहा है, बड़ी मजबूत तसल्ली है, जरी ने शरारत से कहा। रोशी यक सानिये को चुप सी हो गई थी और निगाहें बेसाख्ते दरवाजे की सिमत उठ गई थी कि जैसे वहाँ से हर दम ही गुजरता रहता हो। मेरे ख्याल में हॉल में सांप आ गया है, बिया ने संजीदगी से कहा। लड़कियां गोया उछल पड़ी। क्या मतलब? वो इधर उधर देख रही थी। बाग में कभी कभी सांप निकल आते थे, बस उसी वजह से गालिबन बिया का मजाक नहीं समझी थी। रोशन आरा और माहिन भी तशवीश भरी नज़रों से हॉल में नज़र दौड़ाने लगी थी। भाई, रोशी पत्थर की हो चुकी है। मैं समझी सांप सूंघ गया है। बदतमीज़। सब झीप कर दोबारा अपने अपनी जगह पर टिक गई।
अम्मी बता रही थी एक मर्तबा काका जान को भी सांप ने डस लिया था। बहुत हालत ख़राब हुई थी उनकी। जरीन ने इत्मीनान का सांस भरते हुए गोया अपने डर जाने की तौज़ी पेश की थी। हैं बीबी जान? तानिया ने फूफी से तस्दीक चाही। रोशन आरा ने टालने के अंदाज में हुंकारा भरा और माहिन पर उचटती हुई एक निगाह डालकर उठ खड़ी हुई। एक मर्तबा फिर वो गुमसुम सी नज़र आने लगी। आओ माहिन, ऊपर भाभी बेगम के पास चलते हैं। वो बहुत शिद्दत से तुम लोगों के आने का इंतज़ार कर रही थी। अजीब सी सर्द महरी सी महसूस की थी माहिन ने उनके लहजे में। अब तो वो हवेली वालों से इतनी वाकिफ़ हो चुकी थी कि ना किसी अंदाज पर चौंकती थी, ना उलझन में पड़ती थी। उसे अंदाज़ा था इस वक्त हवेली में किस किस्म की खलबली मची हुई है। शायद दूसरी ख़वातीन तो दम साधे बैठी होंगी। वो इत्मीनान भरे अंदाज में उनके पीछे पीछे चल पड़ी थी। खाने से फरागत के बाद लड़कियों ने जल्दी जल्दी इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर बाकायदा ढोलकी लेकर बैठ गई थी। सिवाय आलम ताब के तमाम ख़वातीन भी वहीं आ गई थी। रोशी गुल्लो को भी कमरे से घसीट लाई थी। उसका जोश और खरोश हालांकि खासा सर्द पड़ चुका था। 3 घंटे होने को आए थे। वो दुश्मन जहाँ अभी तक नज़र नहीं आया था। पहले तो किसी बहाने से उसका जिक्र भी कर लेती थी, अब तो ख़याल ही से ज़ुबान पर ताले पड़ जाते थे। रोशी, बताओ ना कौन सा गाना गाएं अब? हिना को कोई गाना याद ना आया तो उसने रोशी से ताउन चाहा। वो वाला गा लो ना, बड़ी प्यारी लय है इस गाने की। चांदनी में आइयो मियाँ बन रे, मगर आहिस्ता गाना। उनका कमरा ज़्यादा दूर नहीं है, इस तरफ से सचमुच आ भी जाएंगी। ये कहते हुए कि जी फरमाइए, कैसे याद फरमाया? मोना कहका लगाकर गुल्लो के शाने से टिक गई थी। गुल्लो के चेहरे पर अनगिनत रंग बिखरे थे। बहुत शैतान है ये। रज़ीन ने अंदर दाखिल होते हुए सब कुछ सुन लिया था। छोटी बीबी जान से पूछो, उन्हें बहुत गाने आते हैं। लाली ने टुकड़ा लगाया। तुम्हारी अम्मी को भी कम नहीं आते। तुम पड़ी रोती रहती थी और ये घर की शादियों में बैठी ढोलकी बजाती रहती थी। तस्नीन ने हंसकर रोशन आरा को छेड़ा। हैं बीबी जान, सही कह रही हैं अम्मी। लाली ने हैरत से माँ को देखा। अरे तौबा करो, मुझे कहाँ आते हैं गाने वाने। इसे ही सुध बुध नहीं रहती थी, न खाने का होश न पीने का, बैठी ढोलकी बजाती रहती थी। रोशन आरा ने मुस्कुराकर माहिन को देखते हुए कहा। अच्छा बताएं, आपके ज़माने में जब हवेली में शादियां होती थी तो सबसे अच्छे गाने कौन गाता था? हिना ने बड़ी संजीदगी से सवाल किया था। ख़वातीन के चेहरों पर से मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई थी। तज़ीन ने रोशन आरा की तरफ बेसाख्ता देखा था। एक वहशतनाक सी खामोशी माहिन ने माहौल में महसूस की थी। उसने सबके चेहरे पर बारी बारी एक बहुत गहरी निगाह डाली थी। वो सोच रही थी, वो पढ़ रही थी। बताएं ना अम्मी, रूबी ने रोशन आरा को मतवज्जा किया। अरे क्या बेकार की बातें करने लगी, चलो गाने गाओ, रोशन आरा ने झुल्ला कर कहा। कोई मज़ेदार सा गाना याद नहीं आ रहा। हिना जहन पर ज़ोर डालने लगी। रोशी ढोलकी पर थाप लगाने लगी। मियाँ ने दफ बजाना शुरू कर दिया। गुल्लो आपा से पूछ लो, उन्हें तो पता नहीं कौन कौन से भूले गाने याद आ रहे होंगे। तानिया ने छेड़ा। माहिन ममानी से पूछ लो, सोनी ने पहली बार मशवरा दिया। ना बाबा, इन्हें तो अंग्रेज़ी में आते होंगे या उसमें। युगांडा में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है ममानी? रूबी ने लगे हाथों मालूमात में इजाफा करना चाहा। हॉल में फिर जल तरंग बजने लगे थे। हिना ने राख से एक चिंगारी जो निकाली थी वो फिर राख तले दब गई, मगर माहिन के अंदर चिंगारियाँ नहीं, अलाव रोशन थे। अंदर एक मुस्तकिल से कैफियत का क़याम अमल में आ चुका था। वो बज़ाहिर हॉल में थी, मगर जहन कभी अपने बेडरूम में सैर कुना होता था, कभी गेस्ट रूम में, फिर अगले ही लम्हे सराय में। उसने रोशी की सिम देखा। फिरोज़ी जगमगाते कपड़ों में एक मरतबा फिर उसकी आंखों में रोशनियाँ उतर आई थी। ये बारी कहाँ है? अभी तक दिखाई नहीं दिया। वो किसी ध्यान से चौंक पड़ी। थाप गोया ढोलकी पर नहीं, रोशी के दिल पर पड़ी थी। उसने बड़ी शुक्रगुजार नज़रों से माहिन की सिम देखा। इतनी देर में किसी ने उसका नाम तो लिया। खुशी की तकरीब है। अब तो मसरूफ़ियत में गूना-गूं इजाफा हो गया होगा। शीनों के बस्ता लबों पर भी जुम्बिश हुई। सुबह मुसव्विर के साथ ही देखा था, बाइक पर जा रहे थे दोनों कहीं। रईसा बेगम ने भावच को जवाब देना बहुत ज़रूरी ख्याल किया। खुशी का मौका है बीबी जान, झूमर को भी इधर बुलवा लें। माहिन को मुतरबा की तन्हाई का ध्यान आते ही झूमर का भी ख्याल आया। बाबा साहब ने चंद दिनों के लिए उसे कोहाट भेज दिया है। जफरी कराची अस्पताल में दाखिल हो गया है ना, 2-3 महीने तो उसे वहाँ लग ही जाएंगे। रईसा बेगम बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात कर रही थी। कोहाट में उसका मैका है।
माहिन ने दरियाफ्त किया। मैं का ही समझ लो, बूढ़े नाना नानी रहते हैं, खुद ही कहा था वहाँ जाने को। रईसा बेगम बोली। किससे? बाबा साहब से? माहिन ने जाने क्या सोच कर पूछा। नहीं, भाभी बेगम से कहती है जो कुछ कहना होता है। वो तज़ीन की सिमत देखते हुए कुछ मुंतशिर सी कैफियत में कह रही थी। उसी लम्हे लड़कियों ने गीत छेड़ दिया। सुन रही सखी मोहे सजना बुलाए। वो सब यकदम लड़कियों की सिमत मुतवज्जा हो गई, बल्कि तज़ीन तो गुल्लो और रोशी के दरमियान जगह बनाकर खुद भी गाने में शरीक हो गई और इशारे से शीनो को भी हिस्सा लेने के लिए कहा। साथ ही माहिन को भी अपने बराबर आ बैठने के लिए इशारती इसरार किया। शीनो तो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। माहिन ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ हाथ उठाकर माजरत कर ली। उसी दौरान बारी अंदर दाखिल हुआ था। रोशी ढोल के बजाने में सुर ताल मिलाने में इतनी मुनहमिक थी कि उसने अंदर दाखिल होते हुए बारी को नहीं देखा था, और जब वो रईसा बेगम को बाहर आने का कहकर एक भरपूर निगाह रोशी पर डालकर वापस पलट रहा था, तो रोशी जैसे किसी ख्वाब के अमल से बाहर आई थी, मगर अब उसकी सिमत बारी की पुश थी। वो कैमल कलर की मलगजे शलवार सूट में मलबूस था। कपड़ों पर पड़ी बेतहाशा शिकने उसकी दिन भर की मसरूफियत की चुगली खा रही थी। रईसा बेगम भी उसके साथ चल पड़ी थी। गालिबन बाबा साहब ने तलब किया था। अरे सत्यानाश कर दिया गाने का, बार बार एक ही मिसरा दोहराए जा रही हो। लड़कियों ने शोर मचा दिया। वो कुछ कह रही थी, रोशी कुछ और गा रही थी, जैसे रेडियो से बैक वक्त 2 स्टेशन सुनाई दे रहे हों। अच्छा भला गा रही थी, क्या हो गया एकदम? रूबी ने बुरा मानकर पूछा। माहिन के होठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट रक्स करने लगी। शीनो खकार कर लड़कियों के कपड़ों पर बनाम काम चेक करने लगी। अंदाज तो बड़ा नाकदराना था। यहाँ वहाँ इधर उधर हर तरफ कपड़े ही नज़र आ रहे थे। माहिन ने नोट किया, गाने बजाने में अब रोशी की दिलचस्पी बराए नाम थी। ज़रा मैं साहब को देख लूँ, वरना कहेंगे अपनी मसरूफियत में मेरा ही ख्याल नहीं है। माहिन ने बसीर अली ख़ान की बेगम, जो अभी तक दुल्हन कहलाती थी, की तरफ देखते हुए कहा और उठ खड़ी हुई। रोशी वो वाला गाएं, जब सावन घिर घिर आए, कोयलिया गाए, बलम तू आ जाना, सजन तू आ जाना। हिना को अपना एक पसंदीदा गीत याद आया। फिर तो उन्हें पाकिस्तानी मौसम की खबरों के लिए बहुत कॉन्शियस रहना होगा। कोई आसान सी शर्त लगाओ। जरनी ने बर्जस्तगी का मुजाहिरा किया। सब हंस पड़ी थी, मगर रोशी के लब मुस्कुराहट से भी आरी थे। मेरा ख्याल है रोशी थक गई है। शफीका बेगम ने रोशी की बदलती कैफियत को शायद सबसे ज़्यादा महसूस किया था। वो आलमताब की सगी भावज और गुल्लो की होने वाली सास भी थी। अम्मी ठीक कह रही हैं, जरी ने तायद की। वाकई अब ये बिल्कुल ढीली महसूस हो रही है। इतना लंबा सफ़र करके आई है, बैठे बैठे भी इंसान थक जाता है। रोशी अपने आप को मौजू बनता देखकर कदरे सटपटा गई। अरे नहीं, रात पड़ी है सोने के लिए। एक कप कॉफ़ी पी लूँगी, सब थकन भाग जाएगी। बनाऊँ कॉफ़ी? कौन कौन पिएगा? उसने सब हाजरीन को ऑफ़र की। मामा से कह दो, बना लेगी, रोशन आरा बोली। नहीं, कॉफ़ी तो मैं ख़ुद बनाती हूँ। उसे वहाँ जैसे एकदम घुटन सी महसूस होने लगी थी। बस वो जल्दी से बाहर निकल जाना चाहती थी। ये भी उम्र का एक ऐसा मोड़ आता है जब संग खेली सखियों के बीच तन्हाई और वहशत होने लगती है। या तो तन्हाई अच्छी लगती है, या फिर वो जिसकी ज़ात में दोस्ती के सारे रंग झिलमिल करते हैं, जिसके साथ बातें करना भी अच्छा लगता है और खामोश बैठना भी। भाई अजीब लड़की हो, थकन भी है और काम भी करना चाह रही हो। बालों से कह दो, बहुत अच्छी चाय कॉफ़ी बना लेती है। जरी को महफिल से उसका उठना अच्छा नहीं लगा। अभी आ जाती हूँ आपी। बैठे बैठे टांगें भी जुड़ गई हैं। उस पर किसी के असरार का मुतालिक असर नहीं था। वो तेज़ी से बाहर निकल आई। अजीब से बेकली थी। जी चाह रहा था कि वो सामने आ जाए। कॉफ़ी का कह कर आई थी। कॉफ़ी तो बनाना ही था, मगर कुछ सोचना भी था। बहुत सी खूबसूरत सोचों से कैफ कशीद करना था। वो बड़ी बेखबरी सी कैफियत में किचन में दाखिल हुई थी, मगर मुसरत के एहसास से जैसे पथरा सी गई। साइड पर पड़ी डाइनिंग टेबल के सामने बारी बैठा खाना खा रहा था। ये तो उसके ध्यान में भी नहीं आया था कि वो यहाँ भी हो सकता है। मालो, मामा और कल्लू अवन के सामने खड़ी जाने किन खुशगपियों में मसरूफ़ थी। सरस्वती सिंह के सामने खड़ी बर्तन धो रही थी। खैरियत रोशी बीबी? हम सब भी तो एक जगह इकट्ठी हो गई हैं। वहाँ आवाज़ें पड़ रही होंगी। सबसे पहले मामा बिल्ली की नज़र दरवाजे में इस्तादा रोशी पर पड़ी। एकदम गड़बड़ा कर गोया हुई। कोई नहीं बुला रहा, मैं तो कॉफ़ी बनाने आई हूँ। वो बारी को नज़रअंदाज करती आगे बढ़ी, जैसे उसे देखा ही ना हो। मैं बना लेती हूँ कॉफ़ी, सब पियेंगी, मामा ने अपने मखसूस खादमाना अंदाज में कहा।
2-3 کے علاوہ تقریباً سبھی پئیں گے، مگر کافی میں خود بناؤں گی۔ آپ لوگوں کو ہمارے گانے اچھے نہیں لگے غالباً، جب ہی کچن کو جائے پناہ بنا لیا ہے۔ وہ مسکرا کر نظروں ہی نظروں میں الیکٹرک کیٹل تلاش کرتی ہوئی گویا ہوئی۔ ہم تو گانے سننے کے لیے کچن کا کام جلدی جلدی سمیٹ رہے تھے۔ آپ لوگ تو بہت اچھے گانے گاتی ہیں، بڑے اچھے اچھے گانے آتے ہیں آپ کو، بالوں نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ ہم نکلنے ہی والے تھے یہاں سے کہ خان آ گئے۔ ان کے لیے کھانا گرم کیا۔ سرسوتی کہہ رہی تھی کہ اس کے بغیر یہاں سے نہ نکلیں۔ کلو نے مزید تفصیل بیان کی۔ ہاں بھائی، خاتون تو ہے ہی سر سے پاؤں تک بے ترتیب، کوئی وقت ہی نہیں، جب دل چاہا کھا لیا، جی چاہا سو گئے۔ باری بظاہر کھانے میں بہت منہمک تھا، مگر اب اس کی ساری توجہ اس ستمگر کی طرف تھی جو اس کی روح کی غذا بن چکی تھی۔ بے مہار تنقید بھی بے ادبی میں شامل ہوتی ہے۔ مرشد فرماتے ہیں، عورت بے ادب ہو تو گھر سے برکت اٹھنے لگتی ہے۔ اس نے کانٹے میں کھیرے کا ٹکڑا پھنساتے ہوئے بڑی شریر مسکراہٹ کے ساتھ حصہ بٹایا۔ سرسوتی تو خاک نہیں سمجھی۔ ماما کی صرف آنکھوں تک مسکراہٹ محدود رہی، البتہ بالوں دوپٹے میں منہ چھپا کر ہنسنے لگی۔ روشی کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ تو بڑا جرأت مند ہو گیا ہے، بتاؤ ملازموں کے سامنے شروع ہو گیا۔ خان، مرشد نے تو بیوی کے لیے کہا ہوگا، ہر عورت کے لیے تھوڑی ہی۔ اس طرح کی باتیں تو گھر والی کے لیے کی جاتی ہے۔ بالوں نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے گرہ لگائی۔ اچھا، ہو سکتا ہے، آپ ٹھیک فرما رہی ہوں، مگر یہ بیویاں اتنی بے ادب کیوں ہوتی ہیں کہ ان کے لیے اس طرح کی باتیں فرمانا پڑتی ہے؟ وہ بڑی سادگی سے کہہ رہا تھا، یعنی بننے کی انتہا کر دی تھی۔ سب ایسی تھوڑے ہی ہوتی ہیں۔ بالوں نے اپنے حساب سے جیسے اسے تقویت پہنچانے کی کوشش کی۔ مگر جس بیچارے کی قسمت میں ایسی بے ادب بیوی ہوتی ہوگی، وہ تو سمجھو بے موت مارا گیا۔ محلے والے سمجھتے ہوں گے عورت اپنے سب سے چھوٹے بچے کو ڈانٹ رہی ہے، یہ نہیں معلوم اندر شوہر نامدار زیر عتاب ہے۔ ویسے سنا ہے بہت گناہ ہوتے ہیں۔ دبی دبی سی مسکراہٹ بلکہ شرارت ظاہر کر رہی تھی۔ روشی کیٹل کا سوئچ آن کر چکی تھی۔ ماما، تم کپ ٹرے میں رکھ لو۔ وہ یوں گویا ہوئی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ آپ فکر نہ کریں خان، انشاءاللہ آپ کا جوڑا اللہ نے اچھا ہی اتارا ہوگا، ماما نے ہنس کر اسے تسلی دی۔ فکر تو برحق ہے ماما، تکلیف کی 2 صورتیں ہیں، ایک آزمائش، دوسری سزا۔ نیک لوگوں کی تکلیف آزمائش ہوتی ہے اور گنہگار کی تکلیف عذاب و سزا۔ آزمائش تو ہو سکتی ہے نا میری، کیوں روشی بی بی؟ اس نے اتنی دیر میں پہلی مرتبہ روشی کو براہ راست مخاطب کیا۔ مجھے کیا پتہ، آپ کے پاس تو فرشتے پروگریس کارڈ لے کر حاضری لگاتے ہیں، ابھی ہمارا مرتبہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے ہمارے پاس نہیں آتے، اس نے جیسے جل کر جواب دیا۔ اللہ کسی کی پرخلوص محنت ضائع نہیں کرتا، آپ کوشش کرتی رہیے، شاید آپ کے پاس بھی آنے لگے۔ اس نے بہت تھوڑا سا بادام کا حلوہ نکالا تھا اور 2-3 چمچ کھا کر نیپکن سے ہاتھ پہنچتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ آپ کافی پئیں گے خان؟ کلو نے پوچھا۔ روشی اس کے فارمل انداز پر پہلے ہی جل کر خاک ہو رہی تھی۔ اب باہر جانے کے لیے اس کا عجلت بھرا انداز اسے اپنی توہین محسوس ہوا تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ تو اب وہاں سے اٹھائے نہ اٹھے گا۔ ارے نہیں بھائی، میری مرغے کے ساتھ بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، جلدی سونا چاہتا ہوں، آج بہت تھکن ہے۔ اوپن جیپ میں سینکڑوں کلومیٹر طے کیے ہیں، یوں بھی رات کو چائے کافی پینا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، سارا دن ہوتا ہے کھانے پینے کے لیے، رات سونے کے لیے ہوتی ہے۔ 2 ہستیاں ہی رات کو جاگتی اچھی لگتی ہیں، ایک الو، دوسرا عاشق۔ نہ میں تو الو نہ عاشق، حالانکہ دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں۔ توبہ خان، آپ تو پوری کتاب ہی پڑھ کر سنانے لگے، سیدھے سیدھے نہ کر دیں۔ ماما کی ہنسی چھوٹ گئی، مگر روشی کا تو اس بے مہر نے دل توڑ کر پھر موڈ آف کر دیا تھا۔ اس کی نیندیں، اس کے کام، اس کے کاز، وہ ان سب کے بعد ہے۔ کیسا اذیت ناک احساس ہوا تھا کہ آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہی تھا کہ وہ اتنی دور گیا تھا اور اس سے ملے بغیر واپس چلا آیا تھا۔ یہ تک نہیں سوچا کہ خدا معلوم دوبارہ کب ملنا ہو۔ ماما، یہ کافی اندر لے جانا، اگر کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آرام کر رہی ہوں۔ وہ کافی بنانے کا پروگرام ملتوی کر کے اس سے پہلے کچن سے باہر نکل گئی۔ ماما ہکا بکا اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ روشی بیوی کا بھی پتہ نہیں چلتا، خود ہی تو کافی بنا رہی تھی، اب خود ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ ماما نے باری کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے بڑے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ باری بھی کسی گہری سوچ سے جاگا۔ حویلی کی ساری لڑکیاں بڑی سادہ اور عام سی ہیں، حویلی میں شہزادی تو صرف روشی بیوی ہیں، بڑا شاہانہ اور نازک مزاج ہے،
اور شاہوں کے یہاں دلیل نہیں ہوتی، موڈ ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ماما کو سمجھا رہا تھا، دوسرے معنوں میں ماما کی حیرت ختم کر رہا تھا۔ یہ تو ہے، مجھے تو شروع سے ہی ان سے ڈر لگتا ہے، ہر وقت خفا خفا سی نظر آتی ہیں۔ کلو نے باری کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اب پتہ نہیں خود کافی پئیں گی یا نہیں۔ ماما خود کلامی کرتے ہوئے کافی بنانے لگی۔ باری کچن سے باہر جا چکا تھا۔ ماہین تو اپنے اندر کی ادھیڑ بن سے گھبرا کر ہال سے باہر آئی تھی۔ یاور علی خان کو دیکھنے کا تو بہانہ تھا۔ بے اختیار اس کی نظریں گیسٹ روم کی طرف اٹھ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا بھاگ کر وہاں جا پہنچے اور تیمور علی خان کو بتا دے کہ وہ سب جانتی ہے، پہلی فرصت میں اپنی بہن سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ اسے سرائے لے چلے، ابھی اسی وقت۔ وہ برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گھاس پر ٹہلنے لگی۔ وہ اضطراری انداز میں اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس حساب میں اتنی مصلحت سے کام لے رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یاور علی خان کے غصے کی انتہا یہ ہوگی کہ وہ اسے چھوڑ دیں گے۔ ذہنی عذاب تو یوں بھی ہے اور یوں بھی روشی کی شادی ہو جائے گی، جواد باہر چلا جائے گا، اسے تو اب ہمیشہ ان سے دور ہی رہنا ہے۔ کم از کم اتنا تو ہو جائے گا کہ بچے اپنی ماں سے مل لیں گے، ناز بچوں اپنے بچوں کو ایک بار سینے سے لگا لیں گے۔ وہ بے اختیار سی کیفیت میں گیسٹ روم کے دروازے تک چلی آئی تھی، اس احساس سے بے خبر کہ کسی نے اسے اس طرف آتے ہوئے دیکھ نہ لیا ہو۔ اس نے دروازہ نوک کیا، کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اس نے دروازہ دوبارہ نوک کرنا چاہا، ہاتھ ابھی فضا میں ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ تیمور علی خان کو در حقیقت شوق لگا تھا۔ اندر آنا چاہتی ہوں، اس نے ان کی نگاہوں میں نگاہ جما کر بے خوفی سے کہا۔ تشریف لائیے۔ انہوں نے الجھن بھرے انداز میں ایک طرف ہو کر اسے راستہ دیا۔ وہ اندر چلی آئی اور پلٹ کر خود دروازہ بند کیا، بلکہ بٹن پش کر کے لاک لگا دیا۔ تیمور علی خان بغور اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہے تھے۔ بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے اجازت طلب کی۔ اوہ شیور، ٹیک یور سیٹ پلیز۔ انہوں نے بہت مہذبانہ انداز میں صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ چہرے پر الجھن کے آثار ہنوز تھے۔ میں غیر ضروری تمہید میں الجھنا نہیں چاہتی اور اصل بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا اور ان کی سمت دیکھنے لگی۔ پلیز آپ بھی تشریف رکھیے، اس طرح مجھے بات کرنے میں دشواری ہوگی۔ تیمور علی خان ایک طرف اپنی بیڈ پر ٹک گئے، بے تابی ان کی نظروں سے چھلکنے لگی تھی۔ ایک درخواست ہے آپ سے، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ جی فرمائیے۔ بے قراری سوا ہونے لگی۔ آپ مجھے میری بہن سے فون پر بات کرنے دیجیے، اگر میں ان سے ملنا چاہوں تو مجھے ملنے دیجیے پلیز۔ تیمور علی خان اس کی طرف یوں دیکھ رہے تھے گویا سماعت کا دھوکہ ہو رہا ہو۔ جی بہن آپ، ان کے الفاظ ختم ہو گئے، وہ رک گئے۔ جی میری حقیقی بہن، میری بے گناہ اور محروم بہن، وہ 20 سال سے غلطی کر رہی ہے، آپ ان کی غلطی میں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ آپ، صرف آپ ہی تو انہیں سمجھا سکتے ہیں۔ کتنی زیادتی کی ہے آپ نے بچوں کے ساتھ، اس کی آواز بھرانے لگی۔ تیمور علی خان کی گویائی سلب ہو گئی، وہ اس کی جانب بغور دیکھ رہے تھے۔ کتنی شباہت تھی اس میں نازنین کی، جب ہی تو ایک لمحے کے لیے بھی اجنبی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ 20 سال بعد اچانک حویلی والوں کو کیا ہو گیا؟ آپ کے ساتھ یہ مہربانی کس نے کی؟ خیر، اگر آپ ان سے مل بھی لیں گی تو کیا ہوگا؟ وہ خود تو کسی سے ملنا نہیں چاہتی۔ تیمور علی خان بہت ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے، گرے نائٹ سوٹ پر سلور پرنٹ کا کارڈیگن پہنے، گہری سوچوں میں گرفتار۔ وہ آج بھی اتنے جاذب اور حسین نظر آ رہے تھے جتنا 20 سال پہلے مطربہ کے ہوش اڑانے کے لیے تھے۔ ان کا جانا چھوڑیے، میرے جانے پر توجہ فرمائیے، ماہین بے ساختہ کہہ رہی تھی۔ ہماری ول کوئی معنی نہیں رکھتی، ہم آپ کی خواہش ان تک پہنچائیں گے اور جو بھی ان کا جواب ہوگا آپ تک پہنچ جائے گا۔ خواہش نہیں پہنچائیں گے، اصرار کریں گے ان سے، پریشرائز کریں گے، ورنہ میں خود سرائے پہنچ جاؤں گی، چاہے روشی کے پپا مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ ماہین کا انداز قطعاً جذباتی تھا۔ ہم نے کہا نا، ہم انتہائی کوشش ضرور کریں گے، آپ کو اطلاع ہو جائے گی، انہوں نے قدرے پرسکون انداز میں کہا۔ حویلی میں کسی کو معلوم ہے آپ یہاں ہیں؟ وہ قدرے ہچکچاتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نہیں، اس لیے کہ حویلی میں کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہے، ناز بجو الحمدللہ زندہ ہیں، اس نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ تیمور علی خان چونک پڑے۔ پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ان کی حیرت بجا تھی۔ ماہین مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کریں گے جان کر، اور پھر فائدہ بھی کیا ہے؟ ہم آپ سے ایک بات کہیں، غور ضرور کیجیے گا۔ تیمور علی خان بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جی فرمائیے۔ ماہین نے قدم روک لیے۔
ज़िंदगी नए मोड़ पर आ चुकी है, हर तब्दीली पुरानी हो चुकी है। तसलसल उसी तरह रहने दीजिए। नए इक़दामात से सिर्फ मनफी अखरात होंगे। अगर कुछ हुआ भी तो ये कि नुकसान की फ़हरिस्त तवील हो जाएगी। शुक्रिया, मैं ज़रूर गौर करूँगी। उसने गहरी सोच में डूबकर जवाब दिया था और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई थी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे बहुत दिनों से कोई बोझ उठाए फिर रही थी और आज थोड़ा सा उतर गया था। मेहंदी लगाने में तो खाला 16 आने माहिर थी। खुद भी मेहंदी लगाने और फूल पहनने की बहुत शौकीन थी। अम्मा जी कहती थी, तौबा 16 आने, तू हर वक्त चौथी की दुल्हन बनी रहती है। उन्होंने भी मरते दम तक ये हकीकत तस्लीम नहीं की कि वो बेवा हैं। उनका ख्याल था कि उनके शौहर फसादात में लापता हो गए हैं और एक रोज़ उन्हें ढूंढते हुए हवेली आ पहुँचेंगे। रंग इतना नहीं चढ़ा जितना मेहंदी की तारीफ़ थी। तज़ीन गुल्लों की मेहंदी से रचे हाथ देकर तबसरा कर रही थी। उन्हें खाला 16 आने क्यों कहते हैं, 1 रुपया क्यों नहीं कहते बीबी अम्मा? तानिया ने आज पूछ लिया। तज़ीन की हंसी छूट गई। भाई उनका तकिया कलाम था 16 आने। जाने किस नौकरानी ने उन्हें मजाकन में 16 आने कहना शुरू कर दिया। फिर तो सभी उन्हें छेड़ते थे। उन्होंने तो तकिया कलाम तर्क कर दिया, मगर लोगों ने ही उनका नाम ही रख छोड़ा। सब लोग तो मजाक में कहा करते थे, मगर अम्मा जी तो बड़ी संजीदगी से उन्हें 16 आने कहती थी। कोई ऐसी उम्र भी नहीं थी। बरसात के मौसम में उन्हें डायरिया हो गया था, वही मौत का बहाना बन गया। यूँ भी अम्मा जी की रहलत के बाद वो बहुत गमगीन रहने लगी थी। बहुत मोहब्बत करती थी अम्मा जी से और अम्मा जी को भी लगाव था उनसे। हमेशा हमें ताकीद की कि खाला का एहतराम करें, उन्हें नौकर न समझें, घर का फ़र्द समझें। हवेली की शादियों में उनका बड़ा भरपूर रोल होता था। अल्लाह जाने क्या क्या मिलाती थी उपटन मेहंदी में। माइयों के बाद महीनों दुल्हन के वजूद से खुशबू फूटती रहती थी। तज़ीन बड़ी अफसरदगी से खाला 16 आने का जिक्र कर रही थी। गाने भी वो गाती थी कि बस, बड़ी रौनक थी उनके दम से हवेली में। गुल्लो, एक दफ़ा और लगा दूँ मेहंदी, रंग और तेज़ हो जाएगा, उन्होंने गुल्लो से कहा। रहने दे बीबी जान, बस ठीक है। वो सर झुकाकर धीरे से गोया हुई। और क्या बीबी जान, क्यों बेचारी गुल्लो आपा को बांध कर बिठाएं, कौन सा रुखसती हो रही है, मोना ने कहा। काका जान आए थे क्या, चले गए बीबी जान? जरी ने पूछा। लो, तकरीब अटेंड किए बगैर कैसे चले जाएंगे, मोना ने ताज्जुब से पूछा। तज़ीन खामोश रही। हो भी सकता है, वो कब इम्पोर्टेंस देते हैं हवेली को, बिल्कुल दूर के मेहमान महसूस होते हैं, बहुत ही संजीदा हैं। पता नहीं क्यों उनसे इतना डर लगता है, बाबा साहब से भी ज़्यादा। रूबी ने भी हिस्सा लिया। तज़ीन हुनूस खामोश थी। यावर मामू इतने अच्छे हैं, फिर पता नहीं काका जान से उनकी अनबन क्यों है। आज तक किसी ने बताया नहीं, जिससे कभी पूछ बैठो डांटने लगता है। पिया ने मुँह बिसोड़ कर कहा। हाँ तो फिर बच्चों का क्या वास्ता, कोई ज़रूरी है बच्चों को हर बात बताई जाए? इस मर्तबा तज़ीन ने टोक दिया कि बात तवालत इख्तियार कर रही थी। लड़कियां तज़ीन का ऑफ मूड देखकर खामोश हो गईं। अगरचे ये उनके लिए नई बात नहीं थी, जब भी कभी वो उस मौजू पर आती थी उन्हें इसी तरह टोक दिया जाता था। गुल्लो, तुम ऐसा करो, नहा लो, फिर तुम्हें चूड़ियाँ भी पहनानी हैं। तुम्हें चूड़ियाँ बहुत मुश्किल से चढ़ती हैं। तज़ीन जैसे किसी बहाने से वहाँ से उठ जाना चाहती थी। चूड़ियाँ तो हम सब ने भी पहनना है बीबी जान, रोज़ कल कल करते हैं, आज का दिन आ पहुँचा, बिया ने याद दिलाया। मेरे खुदा, वो जो इतनी चूड़ियों के ढेर पड़े हैं, तज़ीन ने गोया सर पीट लिया। वो सब तो पुरानी है, इतनी अहम तकरीब है, पुरानी पहनेंगे, वो बिसोड़ कर बोली। आप चले ना हमारे साथ, अम्मी से कह दें, वरना वो भी आपकी तरह कह देंगी कि वही पुरानी पहन लो। रूबी ने जैसे खुशामद की। अच्छा ठीक है, देखती हूँ, माहिन को कहती हूँ वो तुम लोगों के साथ चली जाएंगी। एक तो अभी तक मुँह से माहिन निकल जाता है, भाभी नहीं निकलता। हालांकि 16 आने भाभी हैं, जरी शरारत से बोली। हाँ, अब तुम खाला की जगह संभाल लो। तज़ीन मुस्कुराकर बाहर निकल गई। अरे रोशी को तो देखो, उसे ना भूल जाना, वरना मूड ऑफ करके सारी तकरीब का सत्यानाश कर देगी, जरी ने तवज्जो दिलाई। अभी जाती हूँ, उसके बगैर मज़ा क्या आएगा। बिया भागकर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद ऐलान हुआ कि बाहर गाड़ी तैयार खड़ी है। लड़कियां तो जैसे खुशी से दीवानी होकर चादरें ओढ़कर बाहर भागी। रोशी और रूबी बाहर आईं तो गाड़ी खचाखच भर चुकी थी। अलबत्ता ड्राइवर के साथ वाली सीट अभी खाली थी। पैन में अच्छी खासी गुंजाइश थी, मगर लड़कियां भी तो तकरीबन सब ही थी, शीना और गुल्लो के अलावा। तुम दोनों आगे बैठ जाओ,
माही ने पर्स से ग्लासेस निकालकर चादर से साफ करते हुए कहा। वो अगला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। ज़रा ठीक से बैठो, मैं तो गियर पर ही चढ़ गई हूँ, रोशी ने रूबी को टोका। ज़रा एहतियात से, कहीं ड्राइवर की गोद में न चढ़ जाना। पीछे से एक शरारती आवाज़ आई। कोई बात नहीं, अगर ड्राइवर शेरगुल है तो चलेगा, बच्चे बड़ों की गोद में बैठ सकते हैं। रोशी ने भला हारना सीखा था। उसी शोर शराबे में पता ही न चला। ब्लू जीन्स, पिंक शर्ट में मलबूस, आंखों पर डार्क ग्लासेस चढ़ाए, बारी ड्राइविंग सीट की तरफ का दरवाज़ा खोल रहा था। तकरीबन एक साथ ही सबकी नज़र पड़ी थी। सब हंस हंस कर लौटने लगी। रोशी, ये ड्राइवर कैसा है? पीछे से मोना की आवाज़ आई। रोशी तो पहले ही जुज़बुज़ हो रही थी। इतनी ज़ोर से पहलू बदल कर रूबी की तरफ हुई कि रूबी बिलबिला कर रह गई। दरवाज़ा खोलकर पाँव लटका कर बैठ जाऊँ? वो झुल्लाई। कोई मज़ाइका नहीं है, ये कोई प्लेन नहीं है कि एयर प्रेशर से हादसे का ख़तरा हो। पीछे से फिर हिना ने ग्रह लगाई। चौकीदार गेट वा करके मुंतज़िर खड़ा था। बारी ने गाड़ी तेज़ी से बैक की। उस पर गोया लड़कियों के जुमलेबाजी का मतलब असर नहीं था। बारी ने कच्चे से गाड़ी गुजारकर टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया था। बहुत धीमे सुरों की गज़ल थी, आवाज़ भी बहुत आहिस्ता थी। बारी, आवाज़ तो ज़रा तेज़ कर दो। क्या सिर्फ रोशी रूबी को सुना रहे हो? मोना ने बारी को टोका। नहीं, मैं खुद सुन रहा हूँ। बाबा साहब को पता चला कि लड़कियों को गज़लें सुनाता हूँ। बाज़ार लेकर गया था तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा मेरा। तो फिर रोशी रूबी को रुई दे दो, दोनों अपने कानों में ठूस लेंगी। कुछ ना कुछ तो दोनों सुन ही रही होंगी। लाली ने जैसे जल कर कहा। क्या ख्याल है? इतनी देर में पहली बार बराह रास्त बारी ने रोशी को मुखातिब किया। रोशी के आंखों में पानी उतर आया। गलती मेरी है, मैंने इसे खामखा अहम बना दिया है। इतने मजबूत ताल्लुक़ के बावजूद इसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती। पहले से भी ज़्यादा दूर और अजनबी हो गया है। ज़िंदगी यूँ थी कि जीने का बहाना तो था, हम फ़कत ज़ेब हिकायत थे, फसाना तो था। सलमा आगा की आवाज़ में फराज की गज़ल के अशार समाज से टकरा रहे थे। रोशी ने हाथ बढ़ाकर टेप ऑफ कर दिया। बंद कर दिया? क्यों भाई? पीछे चीख पुकार शुरू हो गई। रोशी को गज़ल पसंद नहीं आई? रूबी ने इत्तला पहुंचाई। चलो बारी, तुम खुद ही कुछ गुनगुनाते चलो। माही ने काफ़ी देर में लब खुशाई की। भवानी ठीक कह रही हैं, रोशी की यही सज़ा है, लाली बोली। मंजूर है। बारी ने लम्हे भर को चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। बात नहीं करो मुझसे, वो गुर्राई। लड़ाई हो रही है ममानी, रूबी ने पीछे इत्तला पहुंचाई। दौरान ड्राइविंग ड्राइवर से लड़ाई रूल्स एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है। पैसेंजर ज़िंदा बचे तो इंशाल्लाह रीट दायर करेंगे। लाली ने कानून के तहत बात करना मुनासिब समझा। बहुत मतलबी दुनिया है, मतलब निकल जाए तो लोग पहचानने ही से इनकार कर देते हैं। बारी ने आहिस्तगी से कहा कि सिर्फ रोशी ही सुन सके। उसका जी तो भड़ास निकालने को चाह रहा था, मगर सब शैतान की खालाएँ उसी तरफ मतवज्जा थी। वो खून का घूंट पीकर रह गई। नज़दीकी शहर का बाज़ार आ भी गया। नोक झोंक में पता भी न चला। वो सब बड़ी सरखुशी की कैफियत में उतर रही थी। माहिन चाहने के बावजूद अपना मूड खुशगवार न कर पा रही थी। बस रात का ही मंजर आंखों के सामने गर्दिश किए जा रहा था। उसे बहुत से मलाल थे कि उसने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। उसे ये भी कह देना चाहिए था, उसे वो भी कह देना चाहिए था। रूबी उतरी तो वो भी खिसकने लगी, मगर जैसे जान निकल के रह गई। बारी ने गियर से हाथ हटाकर उसका हाथ थाम लिया था, और इतनी महारत से कि बाहर खड़े हुए किसी शख्स की निगाह उसकी इस हरकत पर नहीं पड़ सकती थी। रोशी तो दम बखुद सी बैठी रह गई थी। बारी के वजूद से उठती धीमी धीमी सी महक उसे आँच की तरह महसूस होने लगी। उसके हाथ की गर्मी से रोशी का वजूद सुलगने लगा। बहुत रश है घर में, मैं आपसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। मेरा दिल बहुत ज़ब्त कर चुका है, बहुत हो गई। अगर आप रात को मेरे कमरे में नहीं आई तो हवेली छोड़कर चला जाऊँगा। उसकी सरगोशी करती आवाज़ से उसके हौसान ख़ता होने लगे। मैं ही मिला हूँ बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो कह रहा था। मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या तरीका है? खौफ, झिझक, गुस्सा, जाने क्या क्या था उसके लहजे में। सब इधर देख रहे हैं, देखने दें, मैं खुद जाता हूँ, देख लें। किस्सा तमाम हो, तख्त या तख्ता, मैं काका जान से कह दूँगी। उसके हलक में कांटे पड़ने लगे। उन्होंने ही तो यह हाथ में दिया है। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। अल्लाह, बस ख़त्म करो लड़ाई। मियाँ ने करीब आकर कुछ मुताज्जिब और गुस्से से उनकी तरफ देखा। रोशी बीबी का दुपट्टा फंस गया हैंड ब्रेक में। आप लोग इतने बुरे गुमान क्यों करते हैं? उसका हाथ हटते ही जैसे रोशी की जान में जान आ गई। वो तेज़ी से गाड़ी से उतर गई थी।
चढ़ी भी तो बैठी थी हैंड ब्रेक पर। बिया को मज़ीद देर होने पर बहुत कोफ्त हो रही थी, जल कर बोली थी। रोशी ने दुपट्टा सर पर ओढ़ा, चादर शानों पर सेट की। अभी तक उसकी हालत गैर थी। जल्दी में गले में पड़ा दुपट्टा उतारना भूल गई थी, उसी पर चादर ओढ़ ली थी और अब गाड़ी से उतरकर दोनों का इस्तेमाल तरीके से कर लिया था। थोड़ी दूर खड़ी माहिन बहुत गौर से उसकी तरफ देख रही थी। उसने ये बात खुसूसी तौर पर नोट की थी कि रूबी के उतर जाने के बावजूद रोशी का अंदाज़ नशिस्त हुनूस था, वरना बड़ी फितरी सी बात थी। दो अफराद अगली सीट पर फंस कर बैठे हों तो एक के उतर जाने के बाद दूसरा फ़ौरन ईजी होने की कोशिश करता है। वो उसी तरह बारी के बिल्कुल करीब बैठी हुई थी। उसने रोशी के हिलते होठ भी देखे थे, जिससे वाज़ेह होता था दोनों के दरमियान बातचीत हो रही है। वो बस इतना देखकर रुख मोड़कर खड़ी हो गई। निकाह तो असर मगरिब के दरमियान हो गया था। मेहमान कुछ ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादातर घर के अफराद और जागिर के अहम कारिंदे थे। माहिन को इस बात की बेचैनी थी कि आया तैमूर अली ख़ान और यावर अली ख़ान महफिल में इकट्ठे मौजूद हैं या नहीं। उसने हेले बहाने से खोकर यानी मुलाजिम से दरियाफ़्त किया था, मगर उसने सिर्फ तैमूर अली ख़ान की मौजूदगी की इत्तला दी थी। यावर अली ख़ान के बारे में लाइल्मी ज़ाहिर की थी। वो अपने बेडरूम में भी नहीं थे। फ़िक्र की बात तो थी कि फिर कहाँ है। वो बहुत मुस्तरब सी थी। अपने असराब की वजह तो उसे खुद भी मालूम नहीं थी। वो ऊपर चली आई और बालकनी में खड़ी होकर बाहर का जायज़ा लेने लगी। बहुत से लोग बाग में बैठे और चलते फिरते नज़र आ रहे थे। उसे तो तैमूर अली ख़ान भी दिखाई नहीं दे, सिर्फ फाटक की तरफ खड़ा हुआ बारी नज़र आया। वो चौंक पड़ी। आज पहली मर्तबा वो उसे पैंट कोट में नज़र आया था। सियाह डिनर सूट, सुर्ख और सियाह धारियों वाली टाई कोट की ऊपरी जेब से झांकता सुर्ख रुमाल, दूर से खूबसूरत फूल महसूस हो रहा था। मुसव्विर और फरहान से हंस हंस कर बातें कर रहा था। थोड़े फासले पर जमात बड़े अब्बा के साथ बड़ी संजीदगी से महुए गुफ्तगू था। पता नहीं रोशी की नज़र बारी पर पड़ी या नहीं। आज तो नया ही रंग है। यूं ही बेसाख्ता उसे ख्याल आया था और अपने ख्याल पर वो खुद ही चौंक कर मुस्कुरा दी थी। माँ उसे पीछे कदमों की चाप सुनाई थी। उसने सिर्फ गर्दन मोड़कर पीछे देखा। तैमूर अली ख़ान का रुख उसके कमरे की तरफ था जो हवेली में उनके लिए मखसूस था। वो एकदम पूरी घूम गई। अस्सलाम वालेकुम, मिजाज बखैर। वो बहुत दोस्ताना और मेहरबान अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तैमूर अली ख़ान तो जैसे उसे सामने पाकर उलझन में पड़ गए थे और उस पर उसका पुराने शनासाओं जैसा अंदाज। मिजाज कहाँ बखैर, रात भर नहीं सो सके हम। इतनी पसंद आ गई थी आपको हवेली, क्या आनन फानन यही मुस्तकिल क़याम का फ़ैसला कर लिया। उलझनें आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो रही थी। हादसात का असर धुंधला रहा था। आपने आकर ज़ख़म हरे कर दिए हैं, यूँ महसूस होता है। इन पास्ट परफेक्ट हमारी आपकी ख़ानदानी दुश्मनी रही है सदियों पहले। आप राख क्यों कुरेद रही हैं? इतनी मुश्किल से सेटअप हुआ है, आप क्यों अपसेट कर रही हैं? तैमूर अली ख़ान की गोया आसाब जवाब दे चुके थे। अजीब सी शिकस्तगी उनके लहजे में चटक रही थी। अगर मुझे ये सब पहले मालूम हो गया होता तो मैं हवेली में आने के बजाय बहुत आज़ादी से वो सब करती जो मैं अब करना चाहती हूँ। मैं ये जानने के बाद कि मेरी बहन ज़िंदा है, उससे मिले बगैर कैसे रह सकती हूँ। वो तो इतनी खाली, इतनी तन्हा है कि मेरे ज़मीर का तकाज़ा है कि मैं उनके करीब हूँ। वो मदफन उखाड़ फेंकूँ जिसमें वो ख़ुद को ज़िंदा दफन कर चुकी हैं। यावर अली ख़ान का बुत टूट चुका है, अब मसलहतन उनके साथ ताल्लुक़ है। वो मेरे इरादों में मज़हाम होंगे तो मैं सिराय के मदफन से अपनी बहन को लेकर कराची चली जाऊँगी। एक अपनाइयत के एहसास के साथ एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए उम्र काट लेंगे। माहिन का अंदाज़ कतन और जारहाना था। आप नुकसानात में हमारा हिस्सा नज़रअंदाज करके ये सब कैसे कर सकती हैं? हम भी तो कुछ कर सकते हैं, तैमूर अली ख़ान ने तल्खी से कहा। श्योर, आप ज़रूर कुछ करें, मगर हमें भी कुछ करने से ना रोकें। उसका लहजा हर मसलहत से आरी था। आपको एहसास है कि बच्चों पर इस नए हादसे का कितना गहरा और जानलेवा असर हो सकता है? यह आपकी हमदर्दी नहीं, आला दर्जे का जुल्म है। क्या फ़ायदा उन बातों का, क्या हासिल है? जुल्म तो मेरी बहन ने कर ही दिया है, बल्कि जुल्म की इंतहा कर दी। आप मुझे उनसे मिलाए तो सही, ताकि मैं उनको ये कह सकूं कि खुदगर्जी की क्या आला मिसाल कायम की है। अपनी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत के लिए ख़ुद को मान लिया कि बच्चे उनको गलत न समझें। अभी तक सिवाय बच्चों के बाप के किसी ने उन्हें गलत नहीं समझा, आपने भी नहीं, तो फिर बच्चे कैसे गलत समझ लेते? हवेली वालों का आज तक जो उनके साथ रवैया है
بابا صاحب سمیت کیا بچوں کے اطمینان کے لیے یہ کافی نہیں تھا؟ یاور علی خان غلط ہو کر شملے میں پھندے لٹکا کر پھر رہے ہیں اور بچے اپنے باپ کو اوتار سمجھے بیٹھے ہیں۔ میری بہن صحیح ہو کر محروم ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط سمجھا جائے، جو صحیح ہے وہ صحیح سمجھا جائے۔ ضمیر کی آواز تو یہ ہونا چاہیے، یاور علی خان نے زیادتی کی ہے، ان کا چہرہ زیادتی کا چہرہ ہونا چاہیے۔ کیوں سجا رہے ہیں حویلی والے ان کے سینے پر سٹارز؟ وہ بالکل اس کے مستحق نہیں ہے۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ ہمارے ساتھ تو جو ہوا، یعنی ہم سب کے ساتھ، اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا، مگر آپ کیوں بلا وجہ آگ میں کود رہی ہیں؟ کوئی فائدہ دور دور نظر نہیں آ رہا، سوائے آپ کے نقصانات کے۔ غور کیجیے ہماری بات پر۔ تیمور علی خان سپاٹ لہجے میں گویا ہوئے۔ آپ ہمیں ان سے ملائیے تو صحیح، نفع نقصان بھی طے ہو جائے گا۔ آپ کو میری ذہنی اذیت کا اندازہ نہیں ہے۔ میں اپنے وطن میں بالکل تنہا ہوں، جبکہ میری سگی بہن موجود ہے۔ میں یہ حقیقت کیسے نظر انداز کروں؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ تیمور علی خان چند ثانیے کے لیے خاموش کھڑے رہے۔ ہم تو آپ کے لیے کانشیس ہو رہے ہیں، ورنہ ہم تو متاثرین کے گروپ میں آلریڈی شامل ہیں۔ ان کے انداز سے گنجائش چھلکنے لگی تھی۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے ساتھ آپ کو سرائے کیسے لے جا سکتے ہیں جب تک وہاں آپ کا تعلق قائم ہے؟ آپ آزاد نہیں ہیں۔ اور آپ نے کیا سوچا ہے؟ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تیمور علی خان نے فیروزی کتان کی ساڑی میں ملبوس بھاری زیورات سے آراستہ ماہین کی سمت ایک اچٹتی نگاہ ڈالی تھی۔ میں کراچی چلی جاؤں گی کچھ دن کے لیے، آپ بچوں کو وہیں لے آئیے گا۔ اس نے بہت خوش ہو کر تیمور علی خان کی سمت دیکھا تھا۔ اگر وہ رضامند ہوئی؟ تیمور علی خان نے امکان ظاہر کیا۔ اف، اتنی پتھر ہو چکی ہیں بچوں، ماہین نے بڑے دکھ سے بے ساختہ کہا تھا۔ تو پھر میں وہاں سے ڈائریکٹ سرائے خود پہنچ جاؤں گی۔ اس نے فوراً دوسرا راستہ بتا دیا بولڈلی۔ میں آپ کے ساتھ یہاں سے بھی جا سکتی ہوں، مگر یہاں بہت خوفناک زلزلے کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ جب ایک کام سکون سے ہو سکتا ہے تو بلا وجہ کی ٹینشن کریٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ سکون ہوگا تو ہو سکتا ہے کچھ بینیفٹ ہاتھ لگ جائیں، یوں بھی ٹینشن ہو تو پاور زیرو ہو جاتی ہے۔ اس تعاون کے لیے میں ہمیشہ تھینکفل رہوں گی آپ کی۔ اس کے سر سے گویا بہت بڑا بوجھ سرک گیا تھا۔ وہ بہت پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی نہیں بتائیں گی کہ حویلی میں کون آپ کا رازدار غمگسار پیدا ہو گیا؟ تیمور علی خان کے ذہن میں اس سوال کی بھانس اپنی جگہ تھی۔ بتا دیں گے پھر کسی اچھے وقت میں، وہ مسکرائی۔ ماضی کے تمام کہانیوں کے رنگ وہ تیمور علی خان کے وجود میں دیکھ رہی تھی۔ ماں اس کی نگاہ سامنے زینے کی طرف پڑی۔ یاور علی خان آخری سٹیپ سے واپس پلٹ رہے تھے۔ ایک لمحے کو تو جیسے وجود یکدم بے روح ہو گیا۔ اچانک پہنچنے والے شوق کے سبب اس کا منہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ تیمور علی خان اس کی کیفیت دیکھ کر پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اتنی دیر میں مگر یاور علی خان زینے کے اگلے موڑ پر گم ہو چکے تھے۔ کون تھا؟ انہیں یکدم اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ عین درمیان میں کھڑے ماہین سے گفتگو کر رہے تھے۔ باری نے تو انہیں بتایا تھا کہ یاور علی خان خیر آباد گئے ہوئے ہیں، تو پھر ماہین نے کس کو دیکھا؟ یاور صاحب، ماہین کے منہ سے بمشکل آواز نکلی۔ اوہ! تیمور علی خان نے فکر مندی سے ماہین کا چہرہ دیکھا۔ ڈزنٹ میٹر، آپ فکر نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوکے، میں پھر آپ سے کانٹیکٹ کروں گی اور کراچی والا شیڈیول آپ سے ڈسکس کروں گی۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی زینے کی سمت بڑھ گئی۔ تیمور علی خان کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں واضح ہو رہی تھی۔ انسان کا کوئی ہمراز دوست ہو تو وہ پیٹ میں درد کرنے والی بہت سے باتیں کر کے ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کی تو مشکل یہ تھی کہ وہ کسی سے اشارے کنارے تک میں کوئی ذکر نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ شینو کو دیکھ کر دل چاہا کہ کہہ دے، آپا ہو گیا ہے وہ سب جس کے اندیشوں سے آپ لرزتی رہتی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آج دوپہر اس نے یہ کیا، پھر میں یوں ہو گئی۔ آپ بتائیں اسے ملنے جاؤں یا نہیں؟ آفٹر آل وہ میرا شوہر ہے، بڑا غیر مشکوک اور مضبوط نکاح ہے میرا۔ میرے سگے چچا نے کرایا ہے، میں نے دل و جان سے ہاں کی ہے۔ مگر آپا، کہیں یہ سن کر تم ہیرا نہ چاٹ لو تیش میں آ کر۔ وہ حویلی میں یہاں سے وہاں تک یوں ہی بے مقصد گھوم رہی تھی۔ عجیب عجیب سے خیالات کی یلغار تھی۔ اس کے ہاتھ کی گرمی ابھی تک ہاتھ میں تھی۔ یہ تو بہت خراب ہے، لگتا تو نہیں ایسا؟ یعنی ہم خود سے ان کے پاس ہوں تو انہیں ہری ہری سوجنے لگے۔ کبھی خود سے تردد کیا کہ میرا حال پوچھ لیا جائے؟ میں کیوں جاؤں؟ قیامت تک نہیں۔ وہ جیسے خواہش اور انا کی جنگ میں پھنس گئی تھی۔ نواب صاحب، گھوڑے دماغ سے اتریں گے تو بھولے بھٹکے میرا خیال آئے گا۔ مجھے تمہاری توجہ چاہیے باری، تمہارے وجود سے اہم تمہاری توجہ ہے، تمہارا خلوص، تمہاری شدت۔
मैं तुम्हें चाहूँ या ना चाहूँ, मगर तुम सिर्फ मुझे चाहो। जब तक मुझे तुम्हारे खुलूस और इंतहाई तवज्जो का यकीन नहीं आ जाता, मैं यूं ही बेकल बेजार फिरती रहूँगी। हो सकता है मर ही जाऊँ। एकदम ही दिल भर आया। भाई पुलाव पक रहा है या खिचड़ी? शीनो जाने कब से किचन में और क्यों थी, गालिबन वहीं से राहदारी में नमूदार हुई थी। खिचड़ी आप पकाएं, हमें तो पुलाव पसंद है। उसने सजी बनी शीनो को पुरशौक निगाहों से देखा। लाइट पिंक हैदराबादी ड्रेस में वो आज दर हकीकत बहुत अच्छी लग रही थी। खैरियत? अकेले? बिल्कुल तन्हा? कोई बात हो गई? वो उसे नज़रों में तोलने लगी। नहीं, वैसे ही बैठे बैठे थक गई थी। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। पता नहीं क्यों बहुत अलग थलग महसूस होने लगी हो। पहले तो ये था कि तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती हो रही है, अब तो सुना है बाबा साहब ने बात ख़त्म कर दी है। अब तो तुम्हें खुश रहना चाहिए। फिर अब क्या हुआ? वो जैसे कुछ उगलवाने के दर पर थी। कुछ नहीं, अब वो उन्हें क्या कहती। माहिन, ममानी तो तुम्हारी सगी खाला हैं, दोस्तों की तरह हैं। कोई बात है तो उनसे कह दो। उन्होंने मुखलिसाना मशवरा दिया। रोशी ने चौंक कर उनकी सूरत देखी। आज तो बड़ी खैर खा महसूस हो रही थी। कोई बात नहीं है शीनो आपा, आप गैदरिंग एंजॉय करें, मैं भी आती हूँ। शीनो अपनी खैर खाई के बावजूद उसे बहुत भारी महसूस हो रही थी। ट्रैंकुलाइज़र ले लो कोई, डिप्रेशन कम हो जाएगा। वो जाते जाते फिर मशवरा दे गई। उसने कुछ देर कबल यावर अली ख़ान को बाहर जाते हुए देखा था। जाने क्या याद आ गया था। कुछ तबीयत इस वजह से भी उदास थी। वो गैर इरादी तौर पर टहलते टहलते उनके कमरे के सामने आ खड़ी हुई थी। दरवाजे के हैंडल पर दबाव डाला तो वो खुल गया। उसने सर अंदर करके झांका तो बहुत सी मिली जुली खुशबुओं के झोंके उस तक आए। कुछ देर पहले माहिन तैयार हुई थी। ये खुशबुएं उसी तैयारी की गवाह थी। सामने साइड टेबल पर यावर अली ख़ान और माहिन की शादी की तस्वीर बड़े खूबसूरत फ्रेम में सजी हुई थी। वो कशा कशा अंदर चली आई और तस्वीर उठाकर दुपट्टे से साफ़ करने लगी। बहुत अच्छी लग रही हैं आप पप्पा के साथ, मगर मेरी अम्मी की तस्वीर भी तो दूसरे कोने पर होना चाहिए। इंसान मिट्टी के जिस्म दफना देते हैं, तस्वीरें तो नहीं। पता नहीं क्यों मुझे महसूस होता है अम्मी तस्वीर की सूरत कमरे में ही नहीं, पापा के दिल में भी नहीं है। उसकी आंखों से आंसू टपके और फ्रेम के शीशे पर आ गए। इस कदर ज़बरदस्त कहत पड़ा मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत का। बज़ाहिर तो सभी मोहब्बत करते दिखाई देते हैं, फिर मुझे यकीन क्यों नहीं आता। ऐसा लगता है फ़र्ज़ अदा हो रहा है, बेइख्तियारी और बेसाख्तगी महसूस नहीं होती। वो जिसको मेरी वजह से रात देर तक जागना चाहिए, वो भी काम निपटाते ही पढ़कर सो जाता है। अगर मैं उसकी ख्वाहिशों में हूँ तो वो मेरे पिंदार को बार बार ठेस क्यों पहुँचाता है? न मान रखता है न दिल। आंसू एक तवातर से बहने लगे। जी चाहता है उसे अपनी अजीम जुदाई से आशना कर दूं, फिर देखूं कि मैं उसकी ख्वाहिश में किस हद तक शामिल हूँ। माहौल में इतनी अजनबियत क्यों है? हकीकी और ख़ूबसूरत रिश्तों की मौजूदगी के बावजूद वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। हालांकि यही होता है जब इंसान अपनी शदीद ख्वाहिश की तस्कीन के सारे रास्ते बंद देखता है तो गम वांदा उस पर गालिब आने लगता है और किसी एक गम के बहाने जाने कितने पुराने मदफन गम हाफिज़े की स्क्रीन पर नुमायाँ हो जाते हैं। आंसू इस कदर तवातर से बह रहे थे कि अगर उसने मेकअप किया होता तो सब धुल जाता। आप तो बाप हैं पप्पा, मेरी तकदीर के नाहमवार रास्ते आपके इल्म में नहीं आ सकते। मेरे मिजाज के कच्चे घनौंदे तो आपकी दस्तरस में है। होना चाहिए, हो सकते हैं। वो सोचते सोचते चौंक पड़ी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। कौन? वो जल्दी जल्दी चेहरा दुपट्टे से पोंछने लगी। दरवाज़ा हल्की सी चरचराहट के साथ वाह हुआ था। उसने गर्दन मोड़कर आने वाले को देखा था। चेहरे पर रोने वाली सारी अलामतें मौजूद थीं, इसलिए उसने नीची नज़रों से देखने पर इक्तफ़ा किया था, मगर घबराकर दोबारा रुख मोड़ लिया था। सामने तो सूटेड बूटेड बारी खड़ा था। असल में तो मैं यावर ख़ान की तलाश में आया था, मगर आपकी आवाज़ सुनी तो बग़ैर इजाज़त दरवाज़ा खोल लिया। आई एम सॉरी। खैरियत से हैं आप? वो अपने मखसूस शरीर लहजे में मुखातिब था। वो बहुत एहतियात से चेहरा पोंछने लगी कि समझेगा इसके लिए रो रही हूँ। मैंने खैरियत पूछी है। वो भला बाज आने वाला था। अपनी खैरियत अपने पास रखो, बाहर बहुत लोग हैं, जाकर पूछ लो उनकी खैरियत। उसकी आवाज़ उसके आंसुओं की चुगली खा रही थी। पारी चौक पड़ा था। दोनों के दरमियान एक बेमायनी सी खामोशी हाइल हो गई थी। वो उनूस पुष्ट किए खड़ी थी। क्यों रो रही हैं? यावर ख़ान ने कुछ कह दिया? वो संजीदगी से पूछ रहा था। तुम्हें क्या? वो तिनक कर गोया हुई। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे ये है, मुझे वो है। वो फिर शगुफ्तगी के जंग में ढलने लगा। अच्छा बस जाओ, देख तो लिया कि पप्पा नहीं है इधर। उसने आँख बचाकर तस्वीर वापस टेबल पर रखते हुए बड़ी बेलिहाजी से कहा।
میرا سوال اپنی جگہ ہے کہ کیوں رو رہی ہیں؟ حالانکہ رونا تو گلو بیوی کو چاہیے کہ ان کا نکاح ہو رہا ہے اور نکاح کے وقت تقریباً ساری ہی لڑکیاں روتی ہیں اور بعض تو بے ہوش ہو جاتی ہیں جیسے آپ ہو گئی تھی۔ وہ بہت شرارت بھرے لہجے میں مخاطب تھا۔ روشی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اتنا اہم موڑ میری زندگی میں آ چکا ہے اور یہ میرا سب کچھ ہو چکا ہے، تو پھر کچھ محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ صرف ایک گھٹن، ایک دکھ، اور کچھ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ خیر مبارک ہو، باہر تمام کام بخیر و خوبی انجام پا چکے ہیں۔ آپ اور گلو بھی ایک کشتی میں سوار ہو چکی ہیں۔ دیکھیں پہلے کون پار لگتا ہے۔ سچ پوچھیں، میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے پہلے آپ کی کشتی پار لگے، اصولی طور پر کہ نکاح پہلے آپ کا ہوا ہے۔ میں دعا کروں گا، حوصلہ کیجیے۔ ہاں، بس دعا ہی کر سکتے ہو، اور کر بھی کیا سکتے ہو؟ مارے غصے کے وہ اول فول بول گئی۔ باری کا کہکہا بے ساختہ تھا، وہ جزبز ہو کر رہ گئی۔ باری کے کہکہے نے احساس دلایا تھا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے۔ عقل مند وہ ہوتے ہیں جو کر کے دکھاتے ہیں اور ثابت ہو جاتے ہیں، پہلے سے دعوے نہیں کرتے۔ مجھے تھوڑا سا عقل مند بننے کی اجازت دے دیں۔ خیر، یہ یاور خان کا کمرہ ہے، اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی۔ وہ میں نے اپنے کمرے میں بلایا تھا آپ کو۔ وہ جاتے جاتے مڑ کر گویا ہوا۔ اس کو پلٹتا دیکھ کر وہ بھی رخ بدل چکی تھی اور بڑی حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا غضب ڈھا رہا تھا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، امیر خسرو فرماتے ہیں کہ پی کی چھپ دیکھ کر اپنی بھول جاتے ہیں۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، آئیں گی آپ؟ کیوں؟ وہ تنک کر بولی۔ پہلے تو تم نے مجھ سے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی۔ پہلے رشتہ داری نہیں تھی، اب تو بڑی قریبی رشتہ داری ہے۔ وہ ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکرایا۔ ایک بار میرا کہاں مان کر تو دکھائیے تاکہ ہمیں بھی اپنی خوش قسمتی کا یقین آ جائے۔ اس نے دروازہ وا کرتے ہوئے پھر سے چھیڑا۔ میں نہیں آ سکتی، یہ کوئی آسان بات ہوتی ہے؟ جانے کیسے اس نے رواداری کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ پھر آسان بات کیا ہوتی ہے؟ دوسروں کو بات بات پر آزمانا، احساسات کی انتہا پر اذیت پہنچانا۔ ساحل کنارے پڑا کوئی خوش رنگ پتھر نہیں ہوں جسے آپ نے چن لیا تھا۔ جی بھر کر بے اعتباری کا اظہار کرے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پہلے آپ کو ثابت ہونا ہے مجھ پر۔ میں کیا ہوں، آپ کے لیے کیا ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے بتانے کی۔ میں تو ویسے ہی تنگ کر رہا تھا آپ کو، میں کیوں آپ کو کسی مشکل میں ڈالوں گا؟ مگر آپ کچھ اس طرح تو ظاہر کرتی کہ مان رہ جاتا۔ میری خاک ساری پر نہ جائیں، میں خاک سار نہیں ہوں، بس کچھ انسان کے اپنے اپنے سلیقے ہوتے ہیں۔ میں آپ کی پسندیدہ چیزوں میں سے نہیں ہوں جو آپ نے اپنے کاکا جان سے فرمائش کر کے حاصل کر لی تھی۔ آپ کو اس ریلیشن میں پہلے میری جگہ واضح طور پر بتانا ہے، پھر کچھ سوچیں گے۔ دروازہ معمولی سا کھلا ہوا تھا اور اس نے جھٹکے سے مزید کھولا تو گویا اوسان جاتے رہے۔ سامنے یاور علی خان کھڑے تھے۔ باقی آئندہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، اور ناول جو ہے وہ بہت ہی کرٹیکل سچویشن پر آج کے ایپیسوڈ کا اینڈ ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں کہ یاور علی خان نے کیا کیا سن لیا ہے اور وہ کس طرح سے اپنا ریاکشن دیتے ہیں، وہ باری کا کیا کرتے ہیں اور روشی کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ اوکے ٹاٹا بائے۔